Before the Flexbox layout module, there are four layout modes. One is block for sections in a web page. Second is inline for text. Third is table for two-dimensional data. And fourth is position for explicit position of an element. एक मिनट दीजिएगा गाइस. चलिए, तो the flexible box layout module makes it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. सो बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट. सो मॉडर्न जितने भी वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं वो सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं फ्लैक्सबॉक्स लेआउट को. फ्लैक्सबॉक्स लेआउट का प्रोसेस क्या होता है बनाने का, उसको ज़रा समझते हैं. टू स्टार्ट यूजिंग द फ्लैक्सबॉक्स मॉडल यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लैक्सबॉक्स कंटेनर. सो आपको एक मेन कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें नंबर ऑफ कितने आप कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. सो इन दिस एग्जांपल हमारे पास एक मेन कंटेनर है, देन उसके अंदर 3 चाइल्ड डिव्स अवेलेबल है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों डिव हमें कुछ इस तरह से विजिबल हो रहे हैं. तो क्या लिखा होगा हमने इसके लिए CSS, तो आप यहाँ देखेंगे हमने इस फ्लैक्स कंटेनर क्लास को यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स और बैकग्राउंड कलर डाउजर ब्लू हमने डिफाइन किया है. फ्लैक्स कंटेनर और उसके अंदर जो हमारे जितने भी चाइल्ड डिव्स हैं, ठीक है, हमने उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग एंड फॉन्ट साइज. ठीक है. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों इक्वली डिवाइड करें तो आप यहाँ पर फ्लैक्स की वैल्यू को 1 पास कीजिए तो ये तीनों इक्वल कॉलम में डिवाइड भी हो जाएंगे. तो ये अभी आप आगे देख लेंगे इस प्रॉपर्टी को कि किस तरह से काम करती है. अब हम लोग देखते हैं फ्लैक्सबॉक्स कंटेनर को. चलिए, पेरेंट एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर, लाइक वी स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस एग्जांपल, दिस इज अ फ्लेक्स कंटेनर, द ब्लू एरिया विथ 3 फ्लेक्स आइटम्स. द फ्लेक्स कंटेनर बिकम्स फ्लेक्सिबल बाय सेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू फ्लेक्स. तो इस तरह से हमारा एरिया क्रिएट होता है. अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमारे पास. द फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़ आर फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट. तो 1 बाय 1 शुरू करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी के साथ. द फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइंस इन विच डायरेक्शन द कंटेनर वांट्स टू स्टैक द फ्लेक्स आइटम्स. द कॉलम वैल्यू स्टैक्स द फ्लेक्स आइटम्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो हम यहाँ देखेंगे फ्लेक्स कंटेनर जिसकी डिस्प्ले है फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन है यहाँ पर कॉलम. ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पर और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे. तो यहाँ देखिए डिव के अंदर हमारे पास कंटेनर में 3 डिव्स अवेलेबल हैं. हमने मेन को बोला है डिस्प्ले फ्लैक्स, लेकिन यहाँ पर हमने एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड ऑन किया है कॉलम. कॉलम करने पर क्या होता है कि ये आपके रो के फॉर्म में दिखाई देते हैं आपको इस तरह से, यानी कि जितने भी डिव हैं वो एक कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. बाकी इसमें जो भी आप प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं स्टाइलिंग के लिए वो आप अपने डिफाइन कर सकते हैं इसमें. अगर हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं डिफाइन करते तो ये तीनों साइड बाय साइड आते, ना कि स्टैक होके आते इस तरह से. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे कॉलम रिवर्स. ये भी आपका फ्लैक्स डायरेक्शन का ही पार्ट होता है. कॉलम रिवर्स लिखने से क्या होगा, जहाँ पहले 1 2 3 था वो रिवर्स हो गया 3 2 1. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो, जो कि डिफ़ॉल्ट है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये इस तरह से साइड बाय साइड आते हैं. फिर आता है कॉलम रिवर्स. आप यहाँ देखेंगे ये आपका 1 2 3 इस तरह से आपको दिखाई देगा. बात करते हैं रैप प्रॉपर्टी के बारे में. फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द फ्लैक्स आइटम शुड रैप और नॉट. हमने यहाँ पर लिखा है फ्लैक्स रैप. इसका मतलब होगा कि अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र को छोटा करेंगे, इस तरह से स्केल डाउन करेंगे, तो आइटम्स ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आने स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है. तो ये होता है फ्लैक्स रैप. हम यहाँ लिख देते हैं नो रैप. अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग स्क्रीन को छोटा करेंगे तो आपके कॉलम्स स्क्वीज हो रहे हैं बट ब्रेक नहीं हो रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैक्स रैप एंड नो रैप. बात करते हैं रैप रिवर्स. अगर हम लोग रैप कर रहे हैं तो हमारे जो ब्रेक होकर नीचे आएंगे वो रिवर्स हो जाए. तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसे जैसे आइटम ब्रेक हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाए, जैसे 12 देन 11 10 9 8 7. ठीक है, इस तरह से. तो ये रिवर्स फॉर्म में काम करा उसने.
बात करते हैं फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बोथ द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। आप यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स का डायरेक्शन है रो और रैप हमारा ऑन है। तो यहाँ जैसे आप छोटा करेंगे ये इस तरह से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, ये लेफ्ट सेंटर राइट, यानी कि लेफ्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं स्टार्ट, सेंटर के लिए सेंटर रहेगा, राइट के लिए लिखते हैं एंड, और इसके अंदर स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटर, तो हमारे जो तीनों पहले लेफ्ट में थे वो सेंटर में आ गए हैं। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे फ्लैक्स स्टार्ट, तो आइटम आपको स्टार्ट में मिलेंगे। इस तरह से अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फ्लैक्स एंड, तो ये राइट हैंड साइड पर मिलेंगे। अगर आप इनके चारों तरफ स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्पेस अराउंड। अगर आप इनके बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम्स, ये वर्टिकल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस बार हमने फ्लैक्स कंटेनर को एक हाइट ऑफर किया है और अलाइन आइटम्स को हमने यहाँ मेंशन किया है सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इस टोटल हाइट के अंदर ये हमारे वर्टिकली मिडल हो रहे हैं। अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये आपका टॉप में आएगा। अलाइन आइटम्स में अगर लिखते हैं फ्लैक्स एंड, तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा इस तरह से। अगर हम लिखते हैं स्ट्रेच, तो टोटल जो भी हमारी हाइट है तो उसके अंदर ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट, द बेस लाइन वैल्यू अलाइंस द फ्लैक्स आइटम सच एज देयर बेस लाइन अलाइन। तो आप यहाँ देखेंगे फॉन्ट का साइज जो भी हो, ठीक है, हमें इसको बेस लाइन रखना है। तो आप यहाँ पर जाके देखें ये सभी बेस से अलाइन है, नीचे से 1 2 3 4। अगर बेस लाइन नहीं डालेंगे तो ये इस तरह से अलाइन होंगे, जो कि सही नहीं है। ठीक है, फिर आता है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेस बिटवीन। तो आप यहाँ देखेंगे अगर हम इसको छोटा करें तो आप देखेंगे स्पेस बिटवीन आपको यहाँ पर वर्क करते दिखाई देगा इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड, यानी कि आपका अब वर्टिकली स्पेस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेच, तो ये इसको स्ट्रेच करके फिल करेगा इस तरह से। नेक्स्ट है सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर में ले आएगा आपको। नेक्स्ट है फ्लैक्स स्टार्ट, तो आपका टॉप में ले जाएगा इस तरह से। फ्लैक्स एंड लिखेंगे तो बॉटम में अलाइन होगा इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर परफेक्ट सेंटरिंग। अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर किसी चाइल्ड एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे उसमें लाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट बोथ वैल्यूज रिप्लेस विद सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट सेंटर इसने अचीव कर लिया है। अगर फ्लैक्स नहीं होता तो हमारे पास तरीका होता था, पेरेंट को ब्लू वाले को हम लोग बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट से 50%, यहाँ लिखते हैं टॉप से 50%। ट्रांसलेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर लिखते हैं हम लोग ट्रांसलेट, और यहाँ से राइट से बिल्कुल सेंटर लाने के लिए 50 एंड बॉटम से लाने के लिए -50। तो तब जाके आप परफेक्ट एक सेंटर लाइन क्रिएट कर पाते हैं इसके अंदर। बात करते हैं फ्लैक्स आइटम्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास कंटेनर में कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। और डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए फ्लैक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम्स फ्लेक्सिबल फ्लैक्स आइटम्स। सो यहाँ पर मेरे पास 4 आइटम है और आप यहाँ देखेंगे ये चारों आइटम हमें इस तरह से अवेलेबल हैं। अब इनका हम लोग ऑर्डर या जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बात करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी की। मान लीजिए मेरे पास ये चारों आइटम का फ्लो है 1 2 3 4, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बट हम इसका सीक्वेंस बदल रहे हैं। हमने लिखा ऑर्डर वैल्यू 3, तो ये 3rd नंबर पर आपको मिलेगा। ऑर्डर वैल्यू 2, तो ये 2nd पर रहेगा। 3 वाले को हमने लिखा है 4, तो वो 4th नंबर पर आएगा। और 4th वाले को हमने लिखा है 1, तो 1st जगह पर दिखाई देगा। तो आप इस तरह से ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फ्लैक्स ग्रो काम की चीज़ है। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं टोटल विड्थ के अंदर अपने कॉलम्स को, तो इस तरह से आप ग्रो करा सकते हो। तो हमने लिखा था फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड कॉलम 1 एंड थर्ड कॉलम आपका 8 टाइम्स लार्जर होगा फर्स्ट 2 के। नेक्स्ट है श्रिंक। द फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ मच अ फ्लैक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लैक्स आइटम्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 वाले के अंदर हमने यहाँ पर मेंशन किया फ्लैक्स श्रिंक 0, तो यानी कि ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, बाकी श्रिंक होने चाहिए। अगर हम लोग स्क्रीन को इस तरह से स्केल डाउन करते हैं तो ये होता है श्रिंक।
स्ट्रिंग की वैल्यू है 0। नेक्स्ट है फ्लैक्स बेसिस। द फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द इनिशियल लेंथ ऑफ अ फ्लैक्स एलिमेंट, सो सेट द इनिशियल लेंथ ऑफ द थर्ड फ्लैक्स आइटम टू 200। तो आप यहाँ देखेंगे वो 200 पिक्सल्स में एक्सपेंड होगा। फ्लैक्स प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फ्लैक्स ग्रुप, फ्लैक्स रिंग एंड फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी। सो हमने यहाँ पर कंटेनर में 4 एलिमेंट अपने डिफाइन किए हैं चाइल्ड, और वो भी चारों क्या हैं, डिव। हमने यहाँ पर लिखा है फ्लैक्स 0 0 200। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 200 आपका एक्सपेंड हो रहा है, और अगर हम लोग यहाँ से छोटा करते हैं तो इसके साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ 1 2 और 4 ही आपके रिसाइज हो रहे हैं। बात आती है अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स इनसाइड द फ्लेक्सिबल कंटेनर। हमने इस थर्ड वाले को मेंशन किया कि ये वर्टिकली सेंटर में आना चाहिए, तो देखिए सिर्फ थर्ड वाला वर्टिकली सेंटर को, बाकी सब अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे। अलाइन द सेकंड बॉक्स आइटम एट द टॉप ऑफ द कंटेनर एंड द थर्ड फ्लैक्स आइटम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हमने लिखा फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड अलाइन सेल्फ के अंदर, तो आप देखेंगे ये टॉप में है और ये बॉटम के अंदर हम लोग देख रहे हैं। बात करते हैं रिस्पॉन्सिव फ्लैक्स बॉक्स की, तो इसके लिए हम लोग एक मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। अ डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ अ फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम्स फ्लेक्सिबल आइटम्स। सो हमने यहाँ पर मेंशन किया है डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। लिखने की ज़रूरत होती नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होता है। हम क्या चाहते हैं, जब हमारी स्क्रीन की विड्थ 800 पिक्सल्स की होगी तो डायरेक्शन रो ना रहे, वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। आप यहाँ देखेंगे 1 और 2 दोनों साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटा होगा 800 पिक्सल से नीचे आएगा तो ये इस तरह से स्टैक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अनदर वे is to change the percentage of the flex property of the flex item to create different layouts for different screen sizes. Not that we also have to include flex wrap on the flex container for this to work. So flex container में हम लोग लिखेंगे display flex, flex wrap में wrap, flex item left हमने क्लास बनाई जिसमें flex को हमने बोला है 50% और right वाले को भी हमने बोला है 50%, और मोबाइल मोड में हमने बोला है फ्लैक्स की विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। तो डेस्कटॉप मोड में ही देखिए इस तरह से होंगे, मोबाइल मोड आते ही दोनों 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, तो जैसे कि हम यहाँ पर एक मल्टी कॉलम गैलरी देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया था, ध्यान से देखिए। पहले हम कोड को समझते हैं। हमने यहाँ पर एक रो डिव बनाया जिसकी क्लास का नेम है रो, यानी कि रो जो है वो है आपका डिस्प्ले फ्लैक्स। अब इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, 4 कॉलम के अंदर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं, तो यानी कि हमें जो मेजर फोकस करना है रो और कॉलम के ऊपर करना है। तो बॉडी में हम लोग आएंगे और यहाँ से रो को हम लोग देखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप के अंदर हमने रैप रखा हुआ है। अगर यहाँ पर एरिया हमारे पास कम है तो इमेज हमारे ब्रेक होकर नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो इमेज कैसे ब्रेक होंगे, क्योंकि रो ने कंटेन किया हुआ है कॉलम्स को, तो जैसे जैसे आप कॉलम को छोटा करते जाओगे कॉलम्स आपके न्यू लाइन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉलम को हमने लिखा है फ्लैक्स 25, मैक्सिमम 25% इसकी विड्थ रहेगी, और कॉलम के अंदर जो इमेज है उनको हमने बोला है 100%। ठीक है, तो बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे 25% के 4 कॉलम, और 800 पिक्सल यानी टैबलेट पर आपको दिखाई देंगे 2 कॉलम 50%, एंड मोबाइल में आपको दिखाई देगा 100%। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम लोग स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो देखिए लार्ज स्क्रीन पर ये आपको 4 कॉलम दिखाएगा, टैबलेट स्क्रीन पर ये 2 कॉलम में गैलरी कन्वर्ट हो जाएगी, और मोबाइल पर ये सिंगल कॉलम में। इस तरह से कन्वर्ट होगा। इसी तरह से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हम लोग अपनी स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये मोबाइल मोड है हमारे पास इस तरह से, तो ये मोबाइल के हिसाब से चेंज हो जाएगा और ये हमारा लार्ज डिस्प्ले के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम विड्थ रखी 700 पिक्सल्स, जिसके बेसिस पर आपका रो और नैप बार का जो डायरेक्शन होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर हमारा टॉपिक आता है फ्लैक्स के बाद ग्रिड। ग्रिड भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसे ही काम करता है, और जो अलाइन आइटम और जस्टिफाई की प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर सेम वर्क करती हैं आपकी।
Grid layout. The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use floats and positioning. Talking about browser support, तो करंट वर्जन और या इन वर्जन मेंशन वर्जन से अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये सपोर्ट करेगा. Grid elements. A grid layout consists of a parent element with one or more child elements. So in this example, we have a main container which is grid container, and inside this container we have so many different grid items. So अगर हम लोग यहाँ पर इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करना है हमें यहाँ समझेंगे. हमने बनाया ग्रिड कंटेनर और हमने लिखा डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिसकी हेल्प से ये 3 कॉलम्स आपके क्रिएट हो रहे हैं इस तरह से. तो यहाँ जाकर हमने लिखा तीनों की वैल्यू ऑटो ऑटो ऑटो. तो अगर मैं 4th टाइम भी ऑटो लिख देता तो यहाँ पर 4 कॉलम का लेआउट आउटपुट में क्रिएट हो जाता है. तो डेमो के लिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा. यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और हम यहाँ पर वन मोर टाइम ऑटो ऐड करने जा रहे हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं और लिखना चाहूँगा तो और भी डिफाइन कर सकता हूँ. देखो 5 कॉलम बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 टॉप में आपको दिखाई देंगे. Display property. An element, HTML element, becomes a grid container when its display property is set to grid or inline grid. तो grid container के अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, और ये देखिए आपका वर्क कर रहा है इस तरह से. तो डिस्प्ले ग्रिड की हेल्प से आपका ग्रिड कन्वर्ट होता है इनलाइन ग्रिड. तो ये हमारा इनलाइन ग्रिड का एग्जांपल है. नेक्स्ट यहाँ पर समझिए, दिस इज कॉल्ड कॉलम, ग्रिड कॉलम्स. दिस इज कॉल्ड रोज, ग्रिड रोज. दिस इज कॉल्ड कॉलम गैप. दिस इज कॉल्ड रो गैप. अगर आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉलम गैप, रो गैप एंड गैप. गैप सभी को सपोर्ट करता है. कॉलम से कॉलम पर अप्लाई होगा यानी कि वर्टिकल, रो सिर्फ रो पर अप्लाई होगा तो हॉरिजॉन्टल. कॉलम गैप प्रॉपर्टी सेट्स द गैप बिटवीन द कॉलम्स. तो ग्रिड कंटेनर में हमने यहाँ डिफाइन किया डिस्प्ले ग्रिड, और कॉलम गैप हमने रखा है 50 पिक्सल्स. तो आप यहाँ देखेंगे कॉलम्स के बिटवीन 50 पिक्सल्स का गैप क्रिएट हुआ है. इसी तरह से रो में हमने डिफाइन किया है तो रो में गैप क्रिएट हुआ है. अगर आप ओनली गैप डिफाइन करेंगे तो रो और कॉलम दोनों में इक्वली अप्लाई हो जाएगा. अगर आप दोनों को अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं, रो को अलग कॉलम को अलग, तो आप यहाँ से रो कॉलम को अलग अलग वैल्यू भी ऑफर कर सकते हैं. ग्रिड लाइन्स between columns and called column lines. The lines between rows are called row lines. तो आइटम 1 के अंदर में लिखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड 3. तो क्या होगा, ये इस तरह से 2 कॉलम में स्पैन होगा, थर्ड कॉलम पर पहुंचते ही स्टॉप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड 3. तो थर्ड कॉलम पर ये एंड हो जाएगा, यानी कि 2 कॉलम पर डिस्प्ले होगा, थर्ड को रीड करके स्टॉप. इसी तरह से वर्टिकली अगर आपने करना है, लिखा ग्रिड रो स्टार्ट 1 और सेकंड कॉलम को कंप्लीट करके थर्ड पर रुक जाए. CSS ग्रिड कंटेनर. ग्रिड कंटेनर में हम लोग देखेंगे टू मेक एन HTML एलिमेंट बिहेव एज अ ग्रिड कंटेनर यू हैव टू सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू ग्रिड और इनलाइन ग्रिड. Grid containers consist of grid items placed inside columns and rows. The grid template columns property. The grid template column property defines the number of columns in your grid layout, and it can define the width of each element. The value
is a space separated list where each value defines the width of the respected columns. If you want your grid layout to contain 4 columns, specify the width of the 4 columns or auto if any, if all columns should have the same width. सो यहाँ पर लोग डिफाइन कर रहे हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में ऑटो, तो यानी कि ऑटो अगर हमने 4 टाइम लिखा है तो 4 कॉलम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. नोट, इफ़ यू हैव मोर देन 4 आइटम्स इन 4 कॉलम्स grid, then grid will automatically add a new row to put the items in. The grid template columns property can also be used to specify the size width of the column. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अलग अलग मेंशन किया है. तो देखो यहाँ पर था grid template column, हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया 80, 200, ऑटो 40. इस तरह से आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं. Grid template rows property defines the height of each row. The value is a space separated list where each value defines the height of the respected row. Grid container display grid template area 80 pixels and 200 pixels. तो इस तरह से आप यहाँ पर ये पार्ट चेंज कर सकते हो. ठीक है. ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर रो को या कॉलम की जिसकी भी आपको हाइट बढ़ानी है वो चेंज कर सकते हो. जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिखा है स्पेस इवनली, तो आप देखो स्पेस इवन हो गया हमारा. यहाँ से स्पेस अराउंड, तो अराउंड स्पेस हो जाएगा लेफ्ट और राइट, जो बीच का है वो लेफ्ट राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से. ये था आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. स्टार्ट करेंगे तो ग्रिड आपके स्टार्ट में आ जाएंगे, एंड लिखेंगे तो एंड में चले जाएंगे आपकी ग्रिड. अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, ये हमने सेंटर किया तो सेंटर आ गया अलॉन्ग विद कंटेंट. स्पेस इवनली, तो इवनली स्पेस आ जाएगा. स्पेस अराउंड लिखेंगे तो अराउंड आ जाएगा. स्पेस बिटवीन लिखेंगे तो बिटवीन आ जाएगा ये. और स्टार्ट लिखेंगे तो स्टार्ट चला जाएगा, एंड लिखेंगे तो एंड में आ जाएगा. नेक्स्ट, ग्रिड आइटम के अंदर हम लोग समझेंगे चाइल्ड आइटम्स. अ ग्रिड कंटेनर्स कंटेन ग्रिड आइटम्स. बाय डिफॉल्ट अ कंटेनर हैज 1 ग्रिड आइटम फॉर ईच कॉलम. In each column, but you can style the grid items so that they will span multiple columns and or rows. The grid column property defines on which columns to place an item. You define where the item will start and where the item will end. So the grid column property is a shorthand property for the grid column start and the grid column end properties. To place an item, you can refer to line number or use the column span to define how many columns the item will span. तो यहाँ पर हमने लिखा है मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड एंड बिफोर कॉलम 5. 5 का मतलब यह है कि 5 को रीड करते स्टॉप हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 तक ही ये काम करेगा. तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 को उसने रीड किया, 4 तक ही उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया. यहाँ हमने लिखा है 1 एंड स्पैन 3 कॉलम, तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई देगा. तो हमने लिखा है इस बार स्पैन लिख देते हैं, तो वो आपने जो भी वैल्यू आगे लिखा होगा टोटल को करेगा. अगर मेरे को स्पैन 5 तो 5 तक ही जाएगा वो. इस तरह से लिखा 2 स्पैन 3, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 कॉलम को हम लोग स्पैन कर रहे हैं 3 कॉलम के ऊपर ये चीज़. द ग्रिड रो प्रॉपर्टी defines on which row to place an item. You define where the item will start and where the item will end.
The grid row property is a shorthand property for the grid row start and grid row end properties. To place an item, you can refer to line numbers and use the keyword span to define how many rows the item will span. So make item 1 start on row line 1 and end on row line 4th. So item 1 हमने लिखा है grid row 1/4th. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका इस तरह से वर्क कर रहा है. यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 1/span 2, तो ये 2 में स्पैन हो जाएगा. इसी तरह से ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं 1/2/5/6. इसका क्या मतलब होगा? मेक आइटम 8 स्टार्ट ऑन रो लाइन 1 and column line 2 and end on row line 5 and column line 6. तो 1 2 5 6 हमने यहाँ पर मेंशन किया है. अभी आप यहाँ देखेंगे ये इस तरह से पूरा मर्ज होके एक हो गया हमारा एरिया. ठीक है, तो ये काम आप फ्लैक्स में नहीं कर पाते. ये सारे काम आपके ग्रिड के अंदर ही पॉसिबल होता है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा एक्सपेंड हुआ है. तो कोड पर एक नज़र डालिए यहाँ पर 1 2 5 6, यानी कि make item 8 start on row line number 1 and column line 2 and end on row line number 5 and column line number 6. Next, make item 8 start on row line 2 and column line 1 and span 2 rows and 3 columns. तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 2/1 span 2 span 3. तो span 2 span 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 में ही स्पैन होगा और 3 में यहाँ स्पैन होगा. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट, नेमिंग ग्रिड आइटम्स. द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू असाइन नेम्स टू ग्रिड आइटम्स. नेम्ड ग्रिड आइटम कैन बी रेफर्ड टू बाय द grid template areas property of the grid container. Item 1 get the name my area and spans all 5 columns in a 5 column grid layout. So जैसे कि हमने अब डिफाइन किया grid template area में my area my area my area my area my area. अब आप यहाँ देखें टोटल आपके 1 2 3 4 5 कॉलम बन चुके हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को हमने क्या करा, मर्ज कर दिया एक जगह सबको. ठीक है. ईच रो इज डिफाइंड बाय अपॉस्ट्रोफीज. तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी रो हम लोग बनाएंगे उसको एक सिंगल कोट में इस तरह से कवर कर देना है. द कॉलम इन ईच रो इज डिफाइंड इनसाइड द अपॉस्ट्रोफीज सेपरेटेड बाय अ स्पेस. नोट, अ पीरियड साइन रिप्रेजेंट्स अ ग्रिड आइटम विद नो नेम. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. लेट माय एरिया स्पैन 2 कॉलम्स इन अ 5 कॉलम ग्रिड लेआउट. पीरियड साइन रिप्रेजेंट आइटम्स विद नो नेम. तो जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया माई एरिया और ट्रिपल डॉट. तो यहाँ पर आप देखो इसके थ्रू भी 5 ही कॉलम आपके क्रिएट हो जाते हैं. टू डिफाइन 2 कॉलम्स डिफाइन द कॉलम ऑफ द सेकंड रो इनसाइड अनदर सेट ऑफ अपॉस्ट्रोफी. तो ये देखिए एक हमने ये डिफाइन किया, एक हमने ये डिफाइन किया. अब आपको यहाँ पर 2 रो देखने के लिए मिलेंगे आउटपुट में. ठीक है, इस तरह से. ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है. नेक्स्ट, नेम ऑल आइटम्स एंड मेक अ रेडी टू यूज वेब पेज टेम्पलेट. तो हमने यहाँ पर कुछ बनाए आइटम 1 2 3 4 5. सबका ग्रिड एरिया का हमने नेम दिया, जैसे हेडर, मेन्यू, मेन, राइट एंड फुटर. कंटेनर के अंदर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में फुल विड्थ में हेडर, उसके बाद लेफ्ट साइड में मेन्यू, और फिर उसका 3 कॉलम की विड्थ तक हमारा क्या रहेगा, मेन एरिया जिसके अंदर कंटेंट आएगा, और ये हमारा राइट एरिया हो जाएगा. फिर हमने मेन्यू को कॉल किया.
मेन्यू क्योंकि दोनों के अंदर एक्सीड करेगा, मेन एरिया के अंदर भी और फुटर के अंदर भी, और 5 कॉलम्स में हमने फुटर को रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल विड्थ, यहाँ पर नीचे हमारा फुटर, ये हमारा मेन्यू जो पूरे पार्ट को कवर करेगा, और यहाँ पर इसको हमने 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया। नॉर्मली यही काम करने के लिए आपको फ्लैक्स बॉक्स वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन यही सब काम इसमें डायरेक्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई ये फ्लैक्स से भी एडवांस होता है। नेक्स्ट, CSS लेआउट यूजिंग फ्लॉट। इस डिज़ाइन को बनाने में हमने फ्लॉट का यूज़ किया है। रिस्पॉन्सिव वगैरह करके देखेंगे क्या ये काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली काम कर रहा है। तो क्या क्या लिखना पड़ा होगा हमें इसके लिए, उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे हमने एक डिव बनाया जिसकी क्लास है हेडर, इसी तरह से क्लास है फुटर, रो को हमने यहाँ पर क्लास दी कॉलम्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स रखा हुआ है। फॉन्ट जो है वो हमने एरियल एंड सैंस सेरिफ रखा हुआ है इसके अंदर। हेडर को हमने एक कलर दिया हुआ है। बात करते हैं मेन रो के अंदर तो हमारे एलिमेंट है। तो रो के अंदर तो हमारा फर्स्ट डिवाइस का कलर हमने लाइट ग्रे रखा है, सेकंड का लिटिल बिट डार्क, एंड थर्ड का हमने यहाँ पर काफ़ी लाइट रखा हुआ है। तो तीनों के कलर में वेरिएशन आप यहाँ देख पाएंगे, डार्क, लाइट एंड एक्स्ट्रा लाइट। तो कॉलम को हमने बोला फ्लॉट लेफ्ट विथ 33.33%, क्योंकि जब आप 100 को डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट आता है निकल के। पैडिंग 10 पिक्सल, हाइट 300। रो में हमने आफ्टर सूडो का यूज़ किया है। कंटेंट ब्लैंक, जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले टेबल करो, क्लियर बोथ कर दो, और 600 पिक्सल पे आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो जैसे ही हम लोग 600 पिक्सल तक पहुँचेंगे ये पेज आपका जो है कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिजल्ट हम लोग फ्लैक्स बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। बस हमने क्या किया इस एग्जांपल में, इन तीनों को एक रो में डाल के डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। ये देखिए एक रो है हमारे पास, रो को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स बोला है, और ये पार्ट आपका हो गया। यही सेम रिजल्ट हम लोग ग्रिड के साथ देखेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसके लिए कोई रो नहीं बनाया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। और मोबाइल मोड में ये भी आपका बढ़िया से रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ग्रिड भी। तो ये रिस्पॉन्सिव हुआ कैसे, हमने यहाँ इसको बताया कि लार्ज डिस्प्ले पर हेडर फुल विड्थ रहेगा। तो टोटल 6 कॉलम हमने यहाँ डिफाइन किए। 2 कॉलम हमने दिए लेफ्ट को, 2 कॉलम हमने दी मिडिल को, 2 कॉलम हमने दी राइट वाले पार्ट को, और फुटर के अंदर हमने फुल विड्थ को यूज़ किया है। बस हमने यहाँ पर जाके ये बोला कि जब स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल रह जाए तो सभी आपके 100% एरिया को कवर कर ले। तो जैसे हेडर अपने आप में 100% है 6 टाइम डिफाइन करके, वैसे लेफ्ट को आप 6 टाइम डिफाइन करोगे, मिडिल को, राइट को, फुटर को। तो ये आपका एक बढ़िया रिस्पॉन्सिव एग्जाम्पल बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। फ्लॉट, फ्लैक्स एंड ग्रिड। तो ये है 3 इक्वल कॉलम्स के साथ। हम लोग अनइक्वल के साथ देखेंगे। तो जैसे कि फ्लॉट में हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाले कॉलम को अनइक्वल किया। तो इसको कैसे किया होगा हम लोगों ने, देखिए हमने एक कॉलम की क्लास बनाई है जिसमें सब कुछ सेम चीज़ है। यहाँ पर हमने कॉलम में बस साइड के नाम से एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या वैल्यू पास किया हुआ है। हमने रखा है 25% की विड्थ होगी, यानी कि लेफ्ट और राइट है 25-25 और मिडिल वाला है 50%।
और ये बढ़िया से आपका रिस्पॉन्सिव मोड में काम कर जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि काम किस तरह से होता है। इसी तरह से फ्लैक्स बॉक्स के अंदर भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स में अनइक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, अगेन आप यहाँ देखेंगे साइड वालों को हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऊपर कि भाई साइड वाले की विड्थ कितनी रहेगी, और जो हमारा मिडल वाला है उसका विड्थ कितना रहेगा। तो मिडल वाले को बोला फ्लैक्स की वैल्यू 2, यानी कि इसका 1 का जस्ट डबल हो जाए। तो ये आपका इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, जो हमने भी कोड में देखा। अनइक्वल ग्रिड के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जितने टाइम आप डिफाइन करोगे अपने ग्रिड को, उतनी ब्रॉड उसकी विड्थ दिखाई देगी आपको। तो देख ही सकते हैं हेडर हमने लिखा है 6 टाइम, तो हेडर फुल विड्थ को कवर कर रहा है। इसी तरह से नीचे वाले जो पार्ट हैं तो आप यहाँ पर इसको 4 टाइम और इनको 1 टाइम डिफाइन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर आइए, लेफ्ट को और राइट को हमने सिंगल टाइम, मिडिल को हमने 4 टाइम डिफाइन किया और फुटर को हमने 6 टाइम डिफाइन किया। बस जब मोबाइल मोड आएगा तो हमने क्या बोला, सभी 6 टाइम हो जाए। तो इस मोबाइल मोड में आते ही ऑटोमेटिकली इस तरह से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट साइड नैव बार के हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे जीमेल आप देखते हैं तो ये आपका एरिया स्क्रॉल होता है और ये एरिया आपका लॉक रहता है। तो इस तरह का पार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो रहेगी वो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट और फिक्स दोनों से ही आप बना सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब पोजीशन एब्सोल्यूट या फिक्स होती है तभी हम लोग हाइट को 100% सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास 2 डिव अवेलेबल, वन इज कंटेंट एंड अदर इज साइड नैव। साइड नैव के अंदर अगर आप यहाँ आएंगे तो हमने पोजीशन को फिक्स रखा है और हाइट को हमने यहाँ पर रखा है 100%, तभी वो एरिया आपका इस तरह से फुल हाइट को कवर करेगा। प्लस हमने साइड नैव की जो विड्थ उसको रखा है 200 पिक्सल्स, और जो हमारा कंटेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने मार्जिन लेफ्ट से रखा है 200 पिक्सल्स, क्योंकि जितनी विड्थ होती है उतना मार्जिन रखना होता है, अदरवाइज ये जो पार्ट है इसके अंदर चला जाएगा नीचे, इससे बचाने के लिए। बाकी चारों साइड से पैडिंग कितना रखना है तो आपको पता ही है। डिव अपने आप में क्या होता है 100%, तो जो भी एरिया उसके पास बचा, जब हमने उसको विड्थ नहीं दिया तो वो इस एरिया को 100% में डिवाइड कर लेगा इस तरह से। तो ये था आपका CSS 3 का एडवांस पार्ट, जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास से अपना एडवांस पार्ट के ऊपर ख़त्म करने के बाद डिज़ाइनिंग के पार्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी क्लासेस होंगी, एक बार फाइनल डिसाइड कर लीजिए कि ऑल्टरनेट करना चाहते हैं या रेगुलर करना चाहते हैं। प्रीवियर वाले स्टूडेंट सहमति दीजिए अपनी, ऑल्टरनेट या रेगुलर। प्रीवियर स्टूडेंट्स यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं अगर माइक में कंफर्टेबल नहीं है। गाइस नो रिस्पॉन्स, तो क्या समझा हम इसको, रेगुलर करना है या नहीं, हाँ या ना। चलिए, कृष्णा का रिप्लाई है यस। तो यस आपने किस फेवर में किया, आप रेगुलर चाहते हैं या ऑल्टरनेट के केस में रखना चाहते हैं कृष्णा। ऑल्टरनेट, ठीक है गाइस, डन है। तो फिर
अब आपके जो बैचेस हैं वो रेगुलर कंडक्ट नहीं होंगे, अब हम लोग ऑल्टरनेट पर काम करेंगे, ठीक है। यानी कि एमडोलॉफ वाले एमडोलॉफ के डेज में 12 to 1:30, टीटीएस वाले टीटीएस के डेज में 12 to 1:30 रहेंगे। थैंक यू गाइस, आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। फाइल्स और वीडियो आपको लाइव मिल जाएंगे, गो थ्रू कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल।